नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और यहाँ पर दोस्तों न्यू सेट स्टार्ट किया गया है, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िए। देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है सामान्य हिंदी का पहला सेट है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा जो है संस्कृत का अपभ्रंश है। तो भाषा का विकास मैंने आपको याद करवा रखा है, अगर आपको नहीं याद है तो फिर से मैं बता दे रहा हूं। पहले आया संस्कृत, फिर आया पाली, फिर आया प्राकृत, ठीक है। तो प्रसृप कर दे रहा हूं, ठीक है, प्राकृत। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया जो है अवहट, फिर उसके बाद क्या आया अपभ्रंश, फिर आपके पास आया हिंदी, ठीक है। अगर और तोड़ेगा तो यहां पर दोस्तों वैदिक संस्कृत, फिर आपका लौकिक संस्कृत। अगर ज्यादा तोड़ दे तो वैसे आप ये क्रम याद है तो आप आंसर दे लेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है, संस्कृत के बाद वाला संस्कृत भाषा की अपभ्रंश, संस्कृत के बाद वाला यानी संस्कृत के बाद पाली आया। जो आप देखेंगे तो पाली जो है महात्मा बुद्ध जी की जो शिक्षाएं वो आपको पाली में मिल जाएंगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिपि किसे कहते हैं। तो लिखने की जो व्यवस्था है ना उसको लिपि कहते हैं। और जो वर्ण है, वर्णों को दोस्तों जब क्रम में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्णमाला हो जाएगा, वर्णमाला हो जाएगा जब क्रम में लगा देंगे तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। देखिए ध्वनियों को जब देखिए वर्ण क्या होता है, सबसे छोटी ध्वनि। क्या होता है, सबसे छोटी ध्वनि जिसे हम लिख सकते हैं या संकेतों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ दिया होगा और उन्हीं को दोस्तों जो है कोई भी भाषा है उसका एक लिपि होता है। जैसे हिंदी में आपका क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद तो 343 यानी अनुच्छेद जो है 343 में संविधान के बताया गया राजभाषा हिंदी को क्या बताया गया है, राजभाषा दोस्तों बताया गया है। लिपि देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, लिपि किसे कहते हैं, अंकित करने को नहीं, जो है लिखित ध्वनियों के संकेतकों को। तो वही तो बात है, लिखने का एक व्यवस्था है, ठीक है। बोलने के तरीके को कहेंगे भाषा, बोलने क्या कहेंगे भाषा। और चित्रों से तो वे तो मान लीजिए निरूपित कर रहे हैं। तो यहां पर जो एक्यूरेट आंसर होगा बी वाला होगा, ठीक है। तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसलिए बताते चल रहा हूं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप कर लें। नेक्स्ट देखिए, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होता है। तो वर्ण मतलब कि यहाँ पर चंदू का चाचा ने चांदी के चमचे से, तो च का वहां पर आवृत्ति होता है, तो वो क्या होता है आपका वर्णों का। तो अनुप्रास अलंकार में ये होता है। वैसे मैंने एक जो है जैसे एक पेज में ही पूरा जो है अलंकार खत्म कर दिया है, एक पेज में जो है संधि खत्म कर दिया है, एक पेज में कारक खत्म कर दिया है, एक पेज में जो है समास खत्म कर दिया। ऐसे करके मैंने एक पेज में आप सब लोगों को नोट्स तैयार करवा लिए हैं। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। 2-4 वीडियो नीचे आपको मिल जाएगा, रफ पे थोड़ी सी राइटिंग है तो क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अनुप्रास होता है, किस अनुप्रास अलंकार में क्या होगा, एक ही वर्ण का दोस्तों जो है आवृत्ति जो है बार बार होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए दिया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ये मिला हुआ है, ठीक है। तो मनो मनहु जनहु, इससे क्या पता चलता है हमको, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या पता चलता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यही पूछा गया है प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो मानने वाला यहाँ काम होगा, मनहु जनहु ऐसे करके लिखा रहेगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ट्रिक मैंने बता दिया है अलंकार वाले चैप्टर में, तो देख लीजिएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, उससे भी आप पता लगा लेंगे क्या आंसर होगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिमान शब्द में समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रतिमान में प्रति लगा हुआ है। प्रति मतलब हर लगा हुआ है, हर एक, जैसे प्रतिमान में ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हर, यथा, ये सब मैंने ट्रिक बताया था। ये सब किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में होता है। द्वंद्व में क्या होता है, देखिए द्वंद्व में लिखने में थोड़ा सा ऐसे होगा, द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, लिखा ठीक ही गया है, वैसे लिख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे द्वंद्व में क्या होगा, अपोजिट होता है या जोड़े वाला होता है। जैसे माता पिता, माता पिता द्वंद्व वाला में रहेगा, दिन रात हो जाएगा, सुख दुख हो जाएगा, तो द्वंद्व वाला में ऐसे रहता है। तत्पुरुष में आप जानते हैं, द्विगु में भी आप जानते हैं संख्या रहेगा, ठीक है। चलिए इस जो है समास को अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने एकदम एक ही पेज में अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित जो है विराम चिन्ह कौन सा हो, मतलब यहाँ पर कोई विराम चिन्ह का यहाँ पर क्या हुआ है, लोप हुआ है, मैंने गलती कोई किया है। तो देखिए जब जो आपका दिया है आनंद घर आया, यहां पर दोस्तों एक विराम चिन्ह लगाना चाहिए था, अल्प विराम। अल्प विराम और अर्ध विराम में प्रॉब्लम होता है,
तो अल्प विराम में कॉमा को कहते हैं और अर्ध विराम किसको कहते हैं, एक बिंदी और एक कामा। दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, विराम चिन्ह वाले चैप्टर में मैंने इसको कंप्लीट करवाया था, याद कर लीजिए, अल्प विराम वहां पर आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में क्या होगा, स्वरों का जो देखिए तीन संधि जो है तीन प्रकार की होती है। संधि में पहले बात करेंगे संधि और समास। संधि जो होता है वर्णों के मेल से बनेगा, क्या है, वर्ण के मेल से बनेगा या विकार बनेगा या फिर क्या होगा, परिवर्तन कोई होगा, ठीक है, उसको संधि कहते हैं, वर्णों का मेल होगा। और जब शब्दों का मेल लिखेगा तो क्या कहते हैं, उसको समास कहते हैं। उसका विग्रह, समास का क्या होता है, उल्टा क्या होता है, विग्रह होता है। संधि का क्या होता है, विच्छेद होता है उल्टा। तो ये सब याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। अब देखिए संधि जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग, ठीक है। विसर्ग वाला नहीं करके लगा होता है, व्यंजन में व्यंजनों की संधि होगी और स्वर में स्वर के आगे प्रकार हो जाते हैं, दीर्घ गुण ये सब, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया स्वर संधि, यानी कि अगर आप बात करें तो जहां पर स्वरों का दोस्तों मिलान हुआ होगा, तो अगर आप देखिए अन्वय में देखिए किंचित में भी म है, किंचित होता है, अगर किंचित लिखा है ना तो इसको तोड़ेंगे तो म का ऐसे देता है ये, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, अगर देखिए तो अनु, इसका अगर तोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस अ होगा। तो इसमें अगर देखिए तो उ प्लस अ मिल करके क्या बना रहा है, व बना रहा है, ठीक है। तो यही यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किंचित में बात करेंगे तो किम हो जाएगा, वहां तो आपको दिख रहा है सीधे ही कि व्यंजन संधि हो जाएगा, देखिए जाए किंचित में क्या होगा, किम हो जाएगा और चित्त में हलंत लग जाएगा, ये तोड़। तो ये म और ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई स्वर आपको दिखाई दे रहा है तो स्वर संधि कैसे हो जाएगा, व्यंजन संधि को उदाहरण है। तद्रूप भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, आपका तद हो जाएगा, तद ये द के नीचे हलंत और प्लस रूप, ठीक है, तो तद्रूप हो जाएगा। तो ये भी आपका नीरस में आप देख रहे हैं नीह वाला है, काम आ गया है, नी प्लस रस, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो सब आपको बता दिया, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि सूचनाएं दी जाती हैं। यानी किसके लिए आपको जो कहाँ नियुक्ति मिलता है, माने आपका कहीं पे नियुक्ति हुआ, कहीं आपको छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, छुट्टी क्या कहते हैं, अवकाश, ठीक है। साथ ही साथ इसकी स्वीकृति और पद वृद्धि यानी प्रमोशन अगर आपको होता है तो ये सब सूचनाएं किसके द्वारा दी जाती हैं। तो अगर आप देखिए तो ये सब चीजें जो है कार्यालय के आदेश होते हैं, जो आपके कार्यालय वो करता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों जो है कार्यालय के आदेश के अंतर्गत आता है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कारक के भेद। तो कारक के भेद देखिए हिंदी का चैप्टर है तो कारक का भेद मैंने बताया था कि 8 होते हैं। कारक मैंने एक ही पेज में आपको याद करवा दिया है, संस्कृत में 6 होते हैं, ठीक है। तो जब संस्कृत में पूछे तो 6 और हिंदी में पूछे तो 8। संस्कृत में 2 ठो कौन सा हट जाता है, तो संबंध कारक जो आपका बताता है कि सोहन का ये लड़का है, तो का के की वाला हट जाता है। संबोधन मैंने ये स वाला हट, संबोधन मतलब हे राम मेरे अच्छा करो ऐसे करके जो लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सब संस्कृत में हट जाता है, यानी हिंदी में बात किया है, हिंदी का हम करवा रहे हैं तो 8 यहाँ पर लगाएंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ये आपका शब्द है। निम्नलिखित में इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। हो गई यानी पूरा हो गया है, भूतकाल ही है और भूतकाल ही दिया है, ये पहले आप काटिए वर्तमान काल। उसके बाद देखिए भूतकाल में हो गई यानी कि दोस्तों जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, अगरबत्ती की सुगंध जो है पूरा हो गया है, ये काम थकावट दूर हो गई, ठीक है, काम पूरा हो गया यानी पूर्ण भूतकाल, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का दोस्तों जो है बोध हो वहां क्या होगा। देखिए संदेह का बोध हो रहा है वर्तमान में, तो पहले आप समझ गए कि वर्तमान वाला ही होगा, इन्हीं दोनों में से कोई ये भूत वाला काट दीजिए, यानी आपके 2 ऑप्शन बचे। अब क्या बात कर रहा है, बात कर रहा है दोस्तों जो है संदेह हो रहा है वर्तमान में होने का, तो दोस्तों इसको कहेंगे संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण तो होगा नहीं, तो संदिग्ध वर्तमान यहाँ पर राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण दोस्तों जो है मुख्यतः 2 दृष्टि से होता है। एक तो आपका होता है रचना की दृष्टि से और एक आपका होता है
रचना या स्वरूप एक ही होता है, रचना या स्वरूप भी इसी को कहते हैं दृष्टि से। एक होता है अर्थ की दृष्टि से। तो रचना के अनुसार बात करेंगे तो 3 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। एक होता है संयुक्त, ठीक है, एक होता है, मतलब पहले लिख देते हैं सरल, फिर होता है मिश्र, फिर होता है संयुक्त, ठीक है। मिश्र, अरे सरल को ही क्या कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं, और मिश्र और संयुक्त, ठीक है। और अर्थ की दृष्टि से इसके प्रकार होते हैं 8, जिसमें आपका विधिवाचक एक तो विधि देगा, एक निषेध माने मना करेगा, एक आज्ञा देगा, एक प्रश्नवाचक, एक विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, यानी अर्थ की दृष्टि से 8 होता है। लेकिन पूछा गया है वर्गीकरण, तो वर्गीकरण दोस्तों 2 प्रकार से ही होता है, एक स्वरूप कहिए या फिर कहिए रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। तो ये 2 प्रकार से होता है, याद रखिएगा वाक्यों का। मैंने डिटेल इसलिए बता दिया कि हो सकता है कहीं डीप से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट देखिए क्रिया के मूल, तो क्रिया का मूल जो होता है वो धातु होता है भैया। क्या होता है, धातु होता है क्रिया का मूल, धातु कहते हैं, ठीक है। धातु दोस्तों जो है यही शब्दों का निर्माण का मूल तत्व भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुंठाव, ये किसकी रचना है? ये दोस्तों जो रचना है ये आपकी जो है गुलेरी जी की रचना है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है ये, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके और भी रचनाएं हैं जिनमें से आपने याद किया होगा, छोटे क्लासों में आपने सुना होगा, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा या फिर सुखमय जीवन, ये सब इनके अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इसमें विधेय बताना है। अब देखिए विधेय और उद्देश्य आपको यहां पर पता चलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो मेरा मित्र राकेश है ये क्या है, बहुत अच्छा दोस्तों जो है चित्रकार है। तो मेरा मित्र राकेश अलग हो गया, बहुत अच्छा चित्रकार अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका बहुत अच्छा चित्रकार जो है क्या है, विधेय है, और मेरा मित्र जो है ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। तो जब उद्देश्य पूछे और विधेय पूछे तो पकड़ लीजिएगा, जो मेरा मित्र है वो उद्देश्य है और बहुत अच्छा चित्रकार जो है विधेय है। आगे आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो बताना है, गलत वाला बताना है आपको, ठीक है। अच्छा, विलोम कोई इसमें से गलत दिया हुआ है, तो विधि का निषेध, तो एक जो विधि बना रहा है एक निषेध कर रहा है, तो बिल्कुल विलोम ठीक है। अच्छा, ये तो गलत हो गया, यहाँ पर चित्रकार कहाँ से आ गया? अच्छा, कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी है, तो ये ऑप्शंस पिछले वाले ही छप गए हैं जहाँ तक लग रहा है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी है। जो ऑप्शंस में आंसर था वो था दोस्तों आग्रह का क्या होना चाहिए, विलोम दुराग्रह होना चाहिए, दुराग्रह, ठीक है, याद रखिएगा। और विग्रह जो होता है, विग्रह जो होता है वो किसका होता है, विग्रह जो होता है वो समास का होता है। मैंने अभी आपको बता भी दिया समास। और संधि का जो जो विच्छेद होता है वो संधि का होता है, ठीक है। और कभी कभी जो है विच्छेद नहीं दिया रहेगा तो आप विग्रह भी संधि का लगा सकते हैं, ठीक है। अनुग्रह का लिख लीजिएगा, अनुग्रह का जो होता है वो होता है विग्रह, अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। तो ये ऑप्शंस कुछ गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह जो है सही है, उसका चयन करना, मैंने सही वाला बताना है। तो देखिए पतोहू, बहु या फिर वधु, पुत्रवधु, ये सभी बहु के पर्यायवाची हैं। इनके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि, अच्छा सही वाला ही बताना है तो ये तो ठीक ही है। जैसे इनकी और भी नाम है, जैसे जो है गृहलक्ष्मी सभी लोग जानते हैं, बेगम भी सभी लोग जानते हैं। एक कलत्र होता है, क्या है, कलत्र अलग है, देख लीजिएगा, ठीक है। एक होता है वनिता, क्या नाम है, वनिता। एक होता है दारा, एक होता है वामिंगिनी, क्या नाम है, वामंगिनी। ये सब जो है बहु के अन्य पर्यायवाची हैं। अगर बात करेंगे गलत वाला, देखिए तो पत्र दिया उसमें पत्थर दे दिया, खत पत्रा, ये तो देख रहे हैं, इसमें कुछ गलत है। पथ दिया, पानी दे दिया, राह डगर, ठीक है, तो पानी दे दिया। उसके बाद देखिए पत्ता, पत्ती उसमें घुसा दिया, प्रश्न पॉइंट, ठीक देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही है वो सिर्फ ए वाला ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, वाच्य के प्रकार पूछा जा रहा है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य दोस्तों जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। अच्छा, वाच्य को क्या है, मतलब वाच्य क्या होता है? तो दोस्तों क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा यह बोध होता है कि वाक्य जो है के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव किसकी प्रधानता है, यही जानते हैं हम वाच्य से, ठीक है। ये दोस्तों 3 प्रकार से होता है, जैसे कि अभी मैंने किया आपसे चर्चा।
तो कर्ता जिसमें रहेगा कृत्यवाच्य हो जाएगा, दूसरा आपका जो हो जाएगा कर्म अगर रहेगा उसका प्रधानता तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और तीसरा अगर भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कपट और कपाट का अर्थ क्या है। कपट और कपाट, कपट मतलब होता है क्या, धोखा। क्या होता है, धोखा। तो धोखा जहां जहां लिखा है वो सही है, धोखा लिख दिया, धोखा सही है, ये गलत है। और कपाट मतलब होता है दरवाजा, तो इन्हीं में से या तो सी या तो ए, तो दराज लिखा हुआ तो इसको काट देंगे, दरवाजा वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ कुछ कहते हैं, जिसे द्वार कहते हैं, पट कहते हैं, पट को खोलो ऐसे नहीं बोलते हैं, दिमाग के पट खोलो, किवाड़ खोलो ये सब बोलते हैं, किवाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग कौन सा शब्दांश है बताया जा रहा है। तो उपसर्ग मैंने आपको बताया था आगे लगा रहेगा, और प्रत्यय जो है प से है तो पीछे लगा रहेगा। तो अब आ जाइए, किसी शब्द के बाद जुड़ता है, बाद नहीं जुड़ना है, आगे जुड़ना है। किसी शब्द के मध्य में जुड़ना, मध्य में नहीं आगे जुड़ना है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो उपसर्ग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बाद में जो जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश, रेखांकित मतलब मैंने बोल्ड कर दिया उसको। तो इसमें दोस्तों ये अंश जो है ये क्या है, तो अगर आप देखिए तो यहां पर दोस्तों जो है राजा रावण के बारे में बात करिए, लंका का राजा रावण, ये क्या है, ये संज्ञा पदबंध है, रावण के बारे में बात हो रही है ना, ये जो पदबंध है ये संज्ञा का पदबंध है, तो सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई। मैंने आपको बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसे हम लिखते हैं, जैसे क ख ग घ अ, ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है, उसमें स्वर व्यंजन दो प्रकार के हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में कंठ वर्ण है, मतलब कंठ से जिनका उच्चारण होता है। तो कंठ वर्ण कौन कौन सा है, मैंने ध्वनि वाले चैप्टर में, वर्णमाला वाले चैप्टर में इसको अच्छे से करवाया है, एक ही पेज में करवाया है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक ही वीडियो में है। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो कंठ में आता है जो है अ, आ और क वर्ग का जो भी है, क ख ग घ अंग, इसके बाद ह आएगा, और अह वाला भी अयोग वाहक जो है ये भी है। अब देखिए इसमें याद करना कितना आसान है, अ आ याद करना आसान है। देखिए क में भी अ आता है, देखिए क ख ग घ अंग। जब अ वाला है ह वाला है तो अ और ह मिल गई तो अह बनता है, अह ऐसे जो जिसका लिखते हैं, तो ये भी है। ठीक है, यानी इनमें से कोई दिया होगा, देखिए ये वाला आ दिया है, ह दिया है, विसर्ग वाला दिया है, तो बिल्कुल ठीक है। देख रहे हैं आप, आ है ही, ह वाला है ही, मैंने बताया ही, और विसर्ग वाला है ही, तो यहां पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अब ध्यान दीजिए, मैंने ध्वनि वाले चैप्टर में अच्छे से करवाया था, महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है, साथ ही साथ घोष, सघोष। ठीक है, तो अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण और अल्प प्राण, प्राण के आधार पर ध्वनि को दो प्रकार से बांटा गया, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। तो जो महाप्राण है, ठीक है, वो क्या है, वो दूसरे और चतुर्थ जो है, जो भी वर्ग है दूसरे और चतुर्थ को कहेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए नहीं है पूछा है ना, यानी अल्प प्राण को पूछ रहा है। जैसे आपका मैं क वर्ग लिख रहा हूं, क ख ग घ अंग, ये क वर्ग के क्या है, वर्ण है। जैसे आपका लिख रहा हूं मैं च छ ज झ इया। ठीक है, अब यहां पर लिख दिया। अब इसमें दूसरा बोला जा रहा है, दूसरा और चौथा, इसमें अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा होता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा और चौथा जो है, मतलब ख छ घ झ, ये सब क्या है, महाप्राण है। ये दोनों जिनको मैंने गोला किया, जो नहीं किया है वो अल्प प्राण है। तो पूछा क्या है, कौन ध्वनि महाप्राण नहीं है, यानी अल्प प्राण होना चाहिए, मतलब ये जो है दूसरे और चौथे स्थान पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके उष्ण व्यंजन होते हैं, उष्ण व्यंजन मतलब श श स ह, ये सभी जो होते हैं ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
अच्छा आ जाइए, महाप्राण नहीं है ना, अल्प प्राण होगा, तो ये दूसरा नंबर पे आता है, काट दीजिए। दूसरे नंबर पे आता है, काट दीजिए। झ जो है चौथे नंबर, ये भी चौथे नंबर पे आता है, काट दीजिए। ये भी चौथे नंबर पे आता है, काट दीजिए। इसमें कौन सा बच्चा ज जो है तीसरे नंबर पे आता है, यानी अल्प प्राण है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे से ही प्रश्न में मैंने सब आपको समझा दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। बिना पलक झपकाए के लिए बोलते हैं अपलक। क्या बोलते हैं? अपलक। एक तो अपलक है, एक कहते हैं निर्मेश। याद रखिएगा, अपलक अब नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में, अपलक नहीं आता, निर्मेश आ जाता है, तो याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने 25 क्वेश्चन देखे सामान्य हिंदी के, और पार्ट नंबर 1 था। ऐसे ही आपके लिए न्यू जो है, जो भी पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार जो है सेट्स लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।